सिग्नेचर कराया जाता है 20,000 16,000 पर और दिया जाता है 8,000 रुपया। इसके लिए क्या? देखिए, इसके लिए है कि पहले उनको समाधान पोर्टल पर कंप्लेन करना होगा अपने नियोजक के विरुद्ध में, और उसमें जुर्माना का प्रोविजन है। हम लोग प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को भी नोटिस भेजते हैं। कंप्लेन आएगा तब तो होगा ही सर। बिना कंप्लेन के भी ये प्रावधान है ना कि आप लोग देखें, बिना कंप्लेन का क्या है कि रैंडम बेसिस पर है प्रावधान। हाँ, रैंडम बेसिस पर है वो। समाधान पोर्टल पर, आजकल समाधान पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। समाधान पोर्टल पर अगर कोई भी भारत सरकार के स्थापना में काम करते हैं और उनको कम मजदूरी मिलती है, लेट से मजदूरी मिलती है, तो वो शिकायत समाधान पोर्टल पर कर सकते हैं। भारत सरकार के अंतर्गत जो भारतीय रेलवे है, जो भारत सरकार के CPSU हैं, NTPC है, IOCL है, जो भारत सरकार के संस्थान है, LIC है, जो LIC है, बैंक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इनके अंतर्गत जितने ठेका मजदूर काम करते हैं कि पूरे देश में एक ऐसा वेज रेट होगा जिस वेज रेट से नीचे कोई भी राज्य सरकार फिक्स नहीं कर सकती है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, न्यूज हाट पे लगातार पॉलिटिकल खबरों से तो आपको अवगत कराते ही रहते हैं, लेकिन अब कुछ काम की खबरें, कुछ जरूरत की खबरें। हमारे देश में मजदूरों और किसानों के वजह से ही देश जो है विकसित होगा। 2047 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार का मोड है कि देश को विकसित बनाना है। इसी दृष्टिकोण से हम लोगों ने भी एक मुहिम की शुरुआत की है कि आम जनमानस के जो हितों को रक्षा करने वाले जो विभाग हैं, उन विभागों की भी आपको जानकारी हम लोग अवगत कराएंगे। इसी क्रम में आज हम लोग पहुंच चुके हैं DYCLC के कार्यालय में। उप मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय, मतलब केंद्र सरकार के अंतर्गत जो मजदूर वर्ग हैं, जो श्रमिक वर्ग हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्या समस्याएं होती हैं और उससे रिलेटेड सरकार के क्या क्या प्रावधान हैं, सब चीजों के बारे में विशेष बातचीत करेंगे। हमारे साथ फ्रेम में जुड़ चुके हैं श्री सचिन कुमार जी, DYCLC चीफ लेबर कमिश्नर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत स्वागत है। सचिन सर, देखिए, मजदूरों की देश में बड़ी अहमियत मानी जाती है, तो आपको क्या लग रहा है कि जो वर्तमान समय में मजदूरों की स्थिति है और उसको बदलने के लिए केंद्र सरकार ने भी बहुत सारे नए नए प्रावधान किए हैं। एक तो नया कहा जा रहा है कि नवंबर 2025 को ही एक लेबर कोड लागू किया गया है, तो क्या है ये लेबर कोड? देखिए, 21 नवंबर 2025 में भारत सरकार ने 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं, जिसमें वेज कोड है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, सोशल सिक्योरिटी कोड है और OSH कोड है। तो इसमें पहले मात्र 30% वर्कर जो है वेज कोड के अंतर्गत आते थे, जो हमारा मिनिमम वेजेज एक्ट था, क्योंकि वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट पर लागू था। और अब भारत सरकार ने उसको यूनिवर्सलाइजेशन जो किया है, जो सार्वभौमिकीकरण किया है, उसके कारण ये सभी सेक्टर पर लागू हो गया है। अच्छा। पहले जो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट था वो भी मात्र 6 सेक्टर में लागू था, जैसे कि भारत सरकार में वो माइंस में लागू था, रेलवे में लागू था और एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस में लागू था। लेकिन अभी सभी स्थापना के मजदूर नॉट पेमेंट, डिलेड पेमेंट, अनऑथराइज्ड डिडक्शन और मजदूरी कम मिलने का शिकायत कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हो। तो ये जो यूनिवर्सलाइजेशन किया गया है, सभी सेक्टर को वेज कोड के अंतर्गत रखा गया है और वेज प्रोटेक्शन दिया गया है। तो ये श्रमिकों के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट कदम लिया गया है सरकार द्वारा, और इसके लिए भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी और श्रम मंत्री जी का सब हम लोग आभारी हैं कि इतना क्रांतिकारी फैसला इन्होंने लिया और सारा ये जो हमारे वर्किंग क्लास है, इनको वेज प्रोटेक्शन देने का काम किए हैं। सचिन सर, पहले तो हम अपने दर्शकों को ये समझा दें कि जो श्रमिक वर्ग है उस पर कानून कौन कौन बना सकता है। राज्य बना सकते हैं या फिर केंद्र बना सकते हैं। हालांकि ये समवर्ती सूची का विषय है जो लेबर पर जो कानून बनते हैं, लेकिन अधिकतर कानून केंद्र सरकार के होते हैं जी। अधिकतर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाता है। इवन की फैक्ट्री एक्ट भी सेंट्रल एक्ट है और भारत सरकार कानून बनाती है, लेकिन चूंकि राज्य और केंद्र दोनों को मिलके इसको लागू करवाना होता है, तो इसलिए रूल्स जो है संबंधित राज्य सरकार भी बनाती है। जैसे अभी सरकार ने 4 नए कोड बनाया है, तो अभी रूल्स स्टेट गवर्नमेंट भी बनाएगी। तो क्योंकि राज्य के अनुसार परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती है,
जैसे कि अभी सरकार ने नया वेज कोड में एक फ्लोर लेवल मिनिमम वेजेज की बात की है कि पूरे देश में एक ऐसा वेज रेट होगा जिस वेज रेट से नीचे कोई भी राज्य सरकार फिक्स नहीं कर सकती है। लेकिन हर एक राज्य का भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, हर एक राज्य में जो डिमांड एंड सप्लाई का लेबर का है स्थिति, और भी कई स्किल, हर एक राज्य में स्किल कैटेगरी के वर्करों का डिमांड है, और भी कई मतलब ऐसे जगह हैं जहां आपको मरुस्थल हैं, ठंडा प्रदेश है, तो कई सारा चीज देख के लेबर ये जो रेट फिक्स किया जाता है लेबर का। तो उसमें राज्यों को फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए राज्य सरकारें अपने हिसाब से भी मिनिमम वेजेज तय करती है और उनको पूरा हक दिया गया है संविधान के अनुसार, क्योंकि समवर्ती सूची में है, राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं इसमें। तो अभी भी राज्य सरकार जो चारों कोड है उनके अंतर्गत रूल्स फ्रेम कर रही है और अपने राज्य के अनुरूप, राज्य के सिस्टम के अनुरूप, लेकिन जो हमारा सबस्टांसिव जो हमारा ये कोड है उसी के अंतर्गत उनको रूल अपना फ्रेम करना है। ठीक है, कोडों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, 4 जो कोड लागू हुए हैं, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को ये जानना जरूरी है ना सर कि आखिर केंद्र के पास कौन कौन से श्रमिक या मजदूरों के काम आते हैं और राज्य सरकार के पास कौन कौन से मजदूर का काम आता है। अभी के अंतर्गत कौन कौन से मजदूर हैं और कौन से मजदूरों के हित के लिए आप काम करते हैं। भारत सरकार के अंतर्गत जो भारतीय रेलवे है, जो भारत सरकार के सीपीएसयू हैं, एनटीपीसी है, आईयूसीएल है, जो भारत सरकार के संस्थान है, एलआईसी है, जो एलआईसी है, बैंक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इनके अंतर्गत जितने ठेका मजदूर काम करते हैं, ठेका के भी मजदूर, तो उनका जो मजदूर का मजदूरी दिलाने में कोई प्रॉब्लम है, मजदूरी मिलने में। एक बैंक में अगर कोई प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा है तो वो भी आपके अंतर्गत आता है। हाँ, वो हमारे अंतर्गत आता है और उनको कम मजदूरी मिलने पर वो समाधान पोर्टल पर, आजकल समाधान पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, समाधान पोर्टल पर अगर कोई भी भारत सरकार के स्थापना में काम करते हैं और उनको कम मजदूरी मिलती है, लेट से मजदूरी मिलती है, तो वो शिकायत समाधान पोर्टल पर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर जो 1 साल से अधिक सेवा कर लिए हैं और जिनका कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत सेवा समाप्ति से पहले ही हटा दिया जाता है, तो उनको छटनी भत्ता भी देने का प्रोविजन है। उनको 1 महीना का नोटिस पे और 15 दिन का छटनी भत्ता, अगर उनको उनके एग्रीमेंट से पहले हटा दिया जाता है, बिना नोटिस का हटाया जाता है, बिना छटनी भत्ता का हटाया जाता है, तो उसके लिए भी वो समाधान पोर्टल पर हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट फाइल कर सकते हैं। अभी पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 था, अभी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, तो उसके अंतर्गत समाधान पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद नोटिस इशू किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि राज्य सरकार का जो मशीनरी है, स्टेट मशीनरी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीनरी से काफी बड़ा है, क्योंकि उनका रिच हर एक जिला में भी है, हर एक जिला में श्रम अधीक्षक बैठते हैं, राज्य सरकार के, उनके असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बैठते हैं, प्रमंडल स्तर पर डिप्टी लेबर कमिश्नर बैठते हैं। तो जितने कृषि मजदूर हैं, जितने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला हैं, जितने दुकान में काम करने वाले हैं, तो सारे लोगों के लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है। उनका कोई भी कंप्लेन होता है तो उनको राज्य सरकार के अंतर्गत शिकायत करने की आवश्यकता है और पटना में नियोजन भवन में उनका कार्यालय है। तो हम लोग देखते हैं कि समाधान पोर्टल पर भी हम लोग के यहाँ राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाला श्रमिकों का ज्यादा कंप्लेन आ जाता है। वो लोग ऑनलाइन पोर्टल पर गूगल में सर्च करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का समाधान पोर्टल आता है। लेकिन चूंकि समुचित सरकार की अलग अलग व्याख्या है, हम राज्य सरकार के अंतर्गत मामलों में नहीं कानूनी एक्शन ले सकते हैं। तो इसलिए एक जागरूकता भी आप लोगों के माध्यम से भी एक जागरूकता होना चाहिए कि सही फोरम पर अपना शिकायत रखें। आम मजदूरों को तो भाई पता नहीं है ना कि कौन किसके ज्यूरिडिक्शन में आता है। तो मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि जो सरकारी संस्थाओं से रिलेटेड श्रमिक हैं वो आपके यहाँ केवल केंद्र सरकार के संस्था से, केवल केंद्र सरकार, और उसमें भी ईपीएफओ और ईएसआईसी में कोई केंद्र और राज्य सरकार नहीं है। उसमें ईपीएफओ और ईएसआईसी भारत सरकार के अंतर्गत ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत काम करती है। उनका भी ऑफिस है, जैसे ईपीएफओ का ऑफिस मुजफ्फरपुर में है, भागलपुर में है, पटना में है। तो वहां ईपीएफ संबंधित शिकायत जो है, प्रोविडेंट फंड का संबंधित शिकायत केवल ईपीएफओ में ही किया जा सकता है। और ईएसआईसी जो इम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, जिसके अंतर्गत आपको
जो मेडिकल का तमाम सुविधा दी जाती है सरकार के अंतर्गत, मेडिकल का सुविधा है, सिकनेस लीव है, इलाज का लीव वो भी है, आपके अंतर्गत नहीं आता? नहीं, वो ESIC पर उनको संपर्क करना चाहिए और उसका कंप्लेन भी ESIC का ठीक होगा। है। तो आपके यहाँ जो कोड लागू हुआ है उसके बारे में थोड़ा बता दें कि आपके यहाँ कौन कौन से कोड लागू हैं और उससे जो मजदूरों को क्या क्या फायदा है? देखिए, हमारे यहाँ जो वेज कोड लागू है और वेज कोड में अपने अपने जुरिडिक्शन में स्टेट गवर्नमेंट भी इम्प्लीमेंट करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट जितने केंद्रीय सरकार की स्थापना में और केंद्रीय सरकार की स्थापना में जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम करते हैं उसके लिए जो समुचित सरकार केंद्र सरकार है उसके अंतर्गत ये ऑफिस भारत सरकार के अंतर्गत चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के अंतर्गत ये ऑफिस काम करती है। तो इस ऑफिस में कोई भी कम मजदूरी मिलने पर, मजदूरी लेट से मिलने पर, नौकरी से हटाने पर, अगर उनको उनके एग्रीमेंट के विरुद्ध में हटा दिया गया है, एग्रीमेंट पूरा नहीं होने पर हटा दिया गया है, तो वो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंतर्गत, वेज कोड के अंतर्गत अपना शिकायत समाधान पोर्टल पर कर सकते हैं। सरकार ने नया कानून के अंतर्गत बहुत सारे अच्छे प्रोविजन लाए हैं कि 40 वर्ष से ऊपर के जो हमारे श्रमिक हैं, एम्प्लॉय हैं, उनका अब मेडिकल चेकअप होगा ताकि वो प्रिवेंटिव बीमारी से बचे रहें। एक तरीका से वो प्रोएक्टिव रहेंगे कि कौन बीमारी हमको आ सकता है और उसके लड़ने के लिए हमारे पास क्या उपाय है। दूसरा, सरकार ने अपॉइंटमेंट लेटर, अब जो सभी वर्कर जो रिक्रूटमेंट होंगे उनको अपॉइंटमेंट लेटर OSH कोड में कंपलसरी कर दिया गया है। उससे मजदूर का क्या है कि पहले पता ही नहीं रहता था कि किस मजदूर के अंतर्गत काम, किस कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत काम करता है। कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत सब कॉन्ट्रैक्टर भी रहते हैं, अभी भी होता है सर ऐसा? तो जो सही कहाँ आप काम कर रहे हैं, कौन एम्प्लॉयर के अंतर्गत काम कर रहे हैं, वे स्लिप देना है, महीना के 7 तारीख तक पेमेंट देना है। किसी भी हालत में मजदूरी का पेमेंट 7 तारीख तक हो जाना चाहिए। अगर 7 तारीख के अंतर्गत नहीं होता है तो वेज कोड के अंतर्गत उसमें जो है पेनाल्टी का प्रोविजन है। और अगर आप किसी को हटाते हैं अपने स्थापना से तो 2 दिन में फुल एंड फाइनल उनका वेजेज पार्ट आपको 2 दिन के अंदर पेमेंट करना है। तो और जो सोशल सिक्योरिटी का कवरेज है वो हैजार्डस इंडस्ट्री में अगर एक भी वर्कर काम करता है तो ESIC का कवरेज उसको किया गया है। ESIC और EPF का कवरेज भारत के सभी जिला में कर दिया गया है। पहले वो भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में था, तो ESIC का कवरेज बढ़ा दिया गया है। और अभी जो हमारे ओला, ब्लैंकिट, जो स्विगी, जोमेटो, जो ऐसे प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, गिग वर्कर हैं, उनके लिए भी सोशल सिक्योरिटी का व्यवस्था किया गया है कि उनके तो आपके अंतर्गत नहीं आते होंगे। उनका टर्नओवर पर 1 से 2% शेष लगा के सरकार उनके लिए सोशल सिक्योरिटी बनाएगी। और संभावना ये है कि EPFO के अंतर्गत बनेगा, लेकिन अभी इसमें कोई फाइनल नहीं आया है गवर्नमेंट का। फाइनल जब आएगा तो उनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम सरकार कोड आप बता रहे हैं कि एक वेज कोड हो गया, एक इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड हो गया, एक सोशल सिक्योरिटी कोड हो गया। ये OSH कोड क्या है? OSH कोड में मजदूरों का जो सुरक्षा है, स्वास्थ्य है और उनके काम के घंटे हैं। जैसे काम का घंटा इस कोड के अंतर्गत किया गया कि 48 घंटा से ज्यादा नहीं होगा एक सप्ताह में, और एक सप्ताह में 48 घंटा से ज्यादा होता है तो उनको ओवर टाइम का प्रोविजन है। तो सरकार ने कई, और ये जो है 21 नवंबर से जो कोड लागू हो गया, रूल्स अभी बन रहा है, तो रूल्स बनने में और ज्यादा क्लैरिटी होगा। जैसे आप पूछ रहे थे गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर को कहां से फायदा मिलेगा, तो रूल्स जब बनने जाएगा ना तो और ज्यादा क्लैरिटी से इसमें होगी कि कहां से उनको फायदा लेना है। ठीक है, ये बात तो हो गया। अब ये बताइए कि भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाले अगर कोई भी श्रमिक हैं, उनको मजदूरी में कोई समस्या हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, मजदूरी ठीक से नहीं मिल रहा है, टाइम पे नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, या डिनाई कर रहा है और हटा दिया एकाएक, तो कहाँ संपर्क करेंगे, कैसे आप तक? देखिए, हमारे यहाँ लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का 10 पद है, जो कटिहार में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में और पाकुड़ में, गया में, डाल्टनगंज में, डेहरी में है। तो श्रम प्रवर्तन अधिकारी केंद्रीय से भी संपर्क किया जा सकता है। कैसे? लेकिन ऑफिस जाके नहीं, शिकायत, लिखित शिकायत देकर। लेकिन अभी है कि आपको ऑफिस जाकर आना नहीं है, आपको समाधान पोर्टल पर आपको कंप्लेन दाखिल करना है। और समाधान पोर्टल पर दाखिल कीजिएगा तो हम स्वतः आपसे मेल के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से संपर्क करेंगे, आपको बुलाएंगे, एम्प्लॉयर को बुलाएंगे, और जो आपका श्रम कानून के अंतर्गत आपका राइट है उसको दिलाने का पूरा कोशिश किया जाएगा। कितने दिनों के अंदर ये होगा? ये हम लोग 15 दिन के अंतर्गत ही लेते हैं। 15 दिन के अंदर ही लेते हैं। 15 दिन के अंदर ही 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 15
15 दिन के अंदर हाँ, मतलब 15 ये होते हैं। अंदर ही हम लोग कार्रवाई शुरू कर देते हैं। और क्या है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि मजदूर कंप्लेन जो करते हैं उसमें एम्प्लॉयर का एड्रेस ही नहीं लिखते हैं, कहाँ काम करते हैं वही नहीं लिखते हैं। तो उसमें ये होता है कि जुरिडिक्शन स्टेट गवर्नमेंट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पहले तो उनको अपना काम का पता लिखना चाहिए। लेकिन ये बताइए, ये तो ठीक है कोई आपके पास कंप्लेन किया तब जाके, लेकिन बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटलों में ये देखा जाता है, जैसे आईजीएमएस हो गया, पीएमसीएच हो गया, हालांकि पीएमसीएच मुझे लगता है आपके अंतर्गत नहीं आता होगा, है ना, आईजीएमएस आता होगा, आईजीएमएस भी राज्य सरकार के अंतर्गत है, एम्स आपके अंतर्गत आता होगा। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे इस तरह के सरकारी हॉस्पिटलों में जो निचले स्तर के जो गार्ड हो गए या इस तरह के और बहुत सारे वर्करों को रखा जाता है और उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया ही नहीं जाता है, सिग्नेचर कराया जाता है 20,000 16,000 पर और दिया जाता है 8,000 रुपया। इसके लिए क्या? देखिए, इसके लिए है कि पहले उनको समाधान पोर्टल पर कंप्लेन करना होगा अपने नियोजक के विरुद्ध में, और उसमें जुर्माना का प्रोविजन है। हम लोग प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को भी नोटिस भेजते हैं, तो अगर वो सही एड्रेस देते हैं, एम्प्लॉयर के बारे में सही सूचना देते हैं और उनके पास प्रूफ है कि वो उसके यहाँ तो काम करते हैं, वो कंप्लेन करेगा तब ना। आपके तरफ से क्या किया जा रहा है? क्या आपके तरफ से पता नहीं किया जाता? हमारे तरफ से क्या है कि अभी श्रम सुविधा पोर्टल में जो निरीक्षण होता है वो निरीक्षण वेब बेस्ड निरीक्षण है, तो उसमें रैंडम बेसिस पर निरीक्षण अलॉट होता है। तो समय समय पर हमारे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर जाके निरीक्षण करते हैं और नए इस कानून जो नया कोड बनाया गया है उसमें भी वेब बेस्ड निरीक्षण का ही प्रोविजन है। लेकिन कंप्लेन आने पर, अगर किसी का कंप्लेन आता है तो हम लोग, ठीक है कंप्लेन आएगा तब तो होगा ही सर, बिना कंप्लेन के भी ये प्रावधान है ना कि आप लोग देखें, चेक करें। बिना कंप्लेन का क्या है कि रैंडम बेसिस पर है प्रावधान। हाँ, रैंडम, हाँ, रैंडम बेसिस पर है। एक चीज और से मजदूर परेशान रहते हैं कि एकाएक जो है उनको निकाल दिया जाता है नौकरी से, उस स्थिति में क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहला है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है मजदूर और एम्प्लॉयर के बीच में, तो अभी तो नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य किया गया है। पहले मजदूर के पास कोई नियुक्ति पत्र ही नहीं रहता था। अगर जैसे कि आपका काम 2 साल का है और आपने किसी को 1.5 साल में निकाल दिया, तो उसको आप जितना साल काम किया है उसके बदले में 15 दिन का हर एक साल के बदले में देना है और प्लस नोटिस देना है। लेकिन अगर आप लिख के दे रहे हैं उसको एग्रीमेंट में कि 2 साल का काम है और 2 साल होने पर निकाल दिए, तब फिर वो छटनी की परिभाषा में नहीं आता है, क्योंकि आपने उसको लिख के ही दिया था कि 2 साल का काम है। लेकिन आपने 2 साल का लिख के दिया और बीच में ही हटा दिया, या आपने एक्सटेंड कर दिया, तो एक्सटेंड कर दिया तो आपको नोटिस देना होगा 1 महीना पहले, और 1 महीना पहले अगर नोटिस नहीं देते हैं तो 1 महीना का पेमेंट कीजिए, और नहीं तो हर एक साल के एवज में 15 दिन का आपको वेजेज देना होगा। ठीक है, एक अंतिम सवाल है, इंटर स्टेट जो श्रमिक हैं उनके लिए क्या? देखिए, इस कोड में, OSH कोड में उनके लिए ये प्रावधान किया गया है कि वो अगर अपने से भी आते हैं, पहले क्या था कि कॉन्ट्रैक्टर उनको लाता है, कॉन्ट्रैक्टर लाता है या अपने से भी आते हैं और उनका वेतन अगर 18,000 से कम है, तो उनको उनके जगह से लाने और ले जाने का किराया भाड़ा उनको एम्प्लॉयर को साल में 1 बार देना है। और दूसरा, राशन कार्ड में पोर्टेबिलिटी का है, सरकार एक पोर्टल बना रही है, तो उस पोर्टल के माध्यम से वो अपने घर परिवार का राशन कार्ड यहाँ ले सकते हैं जहां उनका घर है, और जहां वो काम करते हैं वहां से वो अपना भी ले सकते हैं। और इसमें उनका एक टोल फ्री नंबर का भी प्रोविजन है, तो उनको एक पोर्टल बना के उनको उसमें वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो ये जब हमारा रूल बनेगा, फ्रेम होगा, इसके बाद ज्यादा क्लियरिटी होगा। लेकिन सरकार ने इसके लिए एक अच्छा व्यवस्था किया। आपके यहाँ कोई टोल फ्री नंबर या इस तरह का कोई? हमारे यहाँ कोई टोल फ्री नंबर नहीं है, हमारा ऑफिस का जो नंबर है, प्लस समाधान पोर्टल पर आजकल हम लोग को डिपार्टमेंट से भी, हमारे यहाँ से जो हमारे मंत्रालय से भी डायरेक्शन है कि सारे कंप्लेन हमारे यहाँ अब समाधान पोर्टल पर लिया जाता है। समाधान पोर्टल पर ही लिया जाएगा, मतलब केंद्र सरकार के संस्थाओं के श्रमिकों के लिए जो है समाधान पोर्टल पर आप जो है अपनी समस्या रजिस्टर्ड करा सकते हैं। 15 दिन के अंदर आपकी समस्या पर जो है वो कार्रवाई करना शुरू हो जाएगा। तो ये तो था केंद्र सरकार के माध्यम से और केंद्र के जो तमाम जो संस्थाएं हैं उस पर। अब कुछ दिन बाद आपको हम लोग राज्य स्तर पर जो संस्थाएं हैं श्रमिकों के लिए वहां भी ले चलेंगे और उनके अधिकारी से भी बात करके ये बताएंगे कि आखिर जो प्राइवेट लोग हैं जो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।